नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। थोड़ा रुकिए, ठहरिए जरा सा। ऐसे ही किसी को वोट मत कर दीजिएगा। वोट करने से पहले जरा पहचान लीजिए कौन कैसा है, क्योंकि इंडिया फ्रंट में, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई तालमेल नहीं दिख रहा है और एनडीए के भीतर भी भीतरघात का बड़ा जबरदस्त तूफान है। अब मैं इस पर आपसे बात करूंगा कि कैसे दोनों में ये कुछ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन में करीब 6 दल हैं और 6 दलों के बीच सीटों का बंटवारा तो बड़ी आसानी से हो गया। जो आप देख रहे हैं वो कई दौर के चुनाव हो चुके, चौथे दौर का चुनाव कल होना है। उसमें 5 सीटें हैं जिस पर कल वोट पड़ेंगे, लेकिन वहां सिर्फ तेजस्वी यादव आरजेडी नेता और मुकेश सहनी वीआईपी नेता ही चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं सब जगह। बाकी गठबंधन दलों के दूसरे नेता यानी कांग्रेस के या सीपीआई के, सीपीआईएमएल के, सीपीएम के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। कोई सामंजस्य, कोई तालमेल नहीं। चुनाव प्रचार में ये दोनों तेजस्वी और मुकेश सहनी अकेले घूमते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी बाह चढ़ाते हुए जिस तरह से भाषण देते हैं वो उनके भविष्य के बाहुबल का संकेत कराता है कि सत्ता अगर उनके पास आएगी तो किस तरह की ऐंठ दिखाएंगे और किस तरह का जोर चलेगा, वो आपको इशारों में समझ आ जाता होगा। तालमेल का जितना अभाव है उससे क्या नतीजे आएंगे वो तो 4 जून को सामने आ ही जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिन उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, जिन्हें वोट देने जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ जात या धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए। पहचानिए कि कौन आपका भला कर सकता है और किसके सोच में देश के प्रति और आपके प्रति कम से कम समर्पण का भाव है, वो बेहतर काम कर सकता है, भले ही आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। और दूसरी तरफ मैं देखना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन यानी फिर इंडिया गठबंधन के मुकाबले जो एनडीए है, एनडीए यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच में भी बिहार में किस तरह से तालमेल तो है, दिख तो रहे हैं सब एक साथ, लेकिन अंदर खाने में जबरदस्त भीतरघात हो रहा है। और भीतरघात की वजह से समीकरणों के लिहाज से भारी भले पड़ जाएंगे, लेकिन भीतरघात के कारण बहुत कमजोर होंगे और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कतई सुखद नहीं कहा जाना चाहिए। एनडीए के भीतर जैसे समीकरण बने हैं, यहाँ 5 दल इकट्ठा हुए, बीजेपी, जनता दल, यू, एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी और हम, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनमें सीटों का बंटवारा हुआ। लेकिन आप देख लीजिए जरा कैसे भीतरघात हो रहा है। जनता दल यू के आने से बीजेपी को तात्कालिक लाभ भले वोटों का 7% 8% हो जाता होगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मन नहीं बना पा रहे हैं और जनता दल यू के प्रति विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा यही कारण है कि जनता दल यू की सीटों पर जितने अब तक चुनाव हुए हैं, जहां जहां वोटिंग हुए हैं, उन सब में बीजेपी के वोट नहीं ट्रांसफर हो पाए। ये एक बड़ा झटका जदयू को लगा और दूसरा झटका उसके अपने ही कारण से है। उसका अपना कारण ये है कि वो नीतीश कुमार के बार बार पलटने से उसकी विश्वसनीयता संकट में है और जनता दल यू ने ले दे करके उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव लगा दिया जो जीतते आ रहे हैं। अब उनमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में लोगों को संतोष तनिक भी नहीं हो पा रहा, वो उनसे नाराज हैं। उनके व्यक्तिगत कारण भी हैं,
उनका दब्बूपन भी है, उनका फिर क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं रहना भी है और निष्क्रियता भी है। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी के वर्कर्स तो एकदम नहीं मन बना पाए, उनके तरफ नहीं जा पाए, उनको वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पाए और इसके चलते जो हावी होता हुआ दिख रहा है जातीय समीकरण आरजेडी और इंडिया फ्रंट का, उससे उनकी किलेबंदी घिर गई है। वो नतीजे बाद में पता चलेंगे, लेकिन ये जनता दल यू के अपने कारणों से है और बीजेपी के साथ कहीं न कहीं उसका तालमेल का अभाव दिख रहा है और ये सच कहें तो एक तरह का भीतरघात है। ऊपर से दल तो मिला लिए लेकिन दिल नहीं मिला पाए। और दूसरा, जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के साथ जिस तरह से अभी भी व्यवहार कर रही है, वो भीतरघात का सबसे ताजा नमूना है। लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 5 सीटें दी गई। इन 5 सीटों में 2 सीटों पर जहां जहां चुनाव हुआ, जमुई में और खगड़िया में, इन सब में जनता दल यू ने पूरा रुखसत किया है। जनता दल यू ने तनिक भी उनके प्रति, उनके उम्मीदवारों के प्रति कोई काम नहीं किया, दिलचस्पी नहीं दिखाई, वोट देने का सवाल भी नहीं पैदा होता है। अब समस्तीपुर में जो लड़ाई हो रही है, समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और दूसरी तरफ रामसेवक हजारी के पुत्र सन्नी हजारी उम्मीदवार है। सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर हैं और अशोक चौधरी की बेटी लोजपा रामविलास पासवान की यानी चिराग पासवान की पार्टी की कैंडिडेट है। अब यहाँ परिस्थिति क्या बनी है कि नीतीश कुमार खुद अपने एलआई यानी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार के प्रति खुल करके आए तो सही, लेकिन भीतरघात जबरदस्त हो रहा है और भीतरघात के साथ ये भी हो रहा है कि जनता दल यू किसी तरह से हजारी के पक्ष में ज्यादा मतदान करवाने के पक्ष में दिख रहा है, वो उनके तरफ ज्यादा मुखर है और शांभवी चौधरी को हरवाने की ताक में है। इसके लिए वो काम कर रहे हैं। भीतरघात यही हो रहा है। और एक बात ये भी समझ में आ गई कि जिस तरह से सन्नी हजारी को कांग्रेस का टिकट दिलाया गया, इससे ये संकेत मिल जाते हैं कि नीतीश कुमार अब भी इंडिया फ्रंट से अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। ये पता चल जाता है कि उनके हाथ अभी भी कांग्रेस के हाथ से मिले हुए हैं। वो भले घोषित ना करें, लेकिन वो भीतरघात कर रहे हैं और भीतरघात में ये बाद में क्या करवट लेगा, नीतीश कुमार फिर पलटेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। तो इस तरह से आपने देखा जनता दल यू किस तरह से साथ नहीं दे रहा है और भीतरघात कर रहा है। दूसरा कि जब चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाया गया, तब उनके चाचा जिस हाजीपुर सीट के लिए अड़े हुए थे, उसे लेकर भी बेदखल कर दिए गए। उन्हें बिल्कुल एनडीए से अलग थलग कर दिया गया। वो इस्तीफा तक दे चुके केंद्रीय मंत्री परिषद से, लेकिन मरता क्या नहीं करता, हार कर फिर उन्होंने देखा कि बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है। तब नरेंद्र मोदी की सभाओं में पहुंचने लगे और ये भी ऐलान कर दिया कि हम एनडीए के 40 सीटें दिलवाने के लिए बिहार में काम करेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। कह तो दिया, लेकिन अंदर खाने वो अपने भतीजे की जड़ें काट रहे हैं। एक तो उन्होंने खगड़िया में वो काम किया, खगड़िया में उनके लोगों ने वहां चिराग पासवान के कैंडिडेट को हरवाने की भूमिका निभाई और अब वो हाजीपुर में और समस्तीपुर में भी वही करते हुए दिख रहे हैं। तो ये भीतरघात कितना उफान मार रहा है एनडीए में, ये एक बड़ा दिलचस्प और रोचक पहलू है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना रोड शो कर लें, लेकिन यहाँ के नेताओं के दिल मिलाने की वो मशीन तो नहीं पैदा कर सकते और न ही प्लास्टर कर सकते हैं कि दिल
इकट्ठे मिल जाएं और सब मिल करके वाह वाह करते हुए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने निकल पड़े। अब बीजेपी का ही देखिए, बीजेपी में अभी बिहार के अंदर जिस तरह से यहाँ का नेतृत्व सम्राट चौधरी के हाथों में है, सम्राट चौधरी किसी को भाव नहीं देते। सम्राट चौधरी समझते हैं कि वो ही सम्राट हैं और वो कुशवाहा समाज के एकल नुमाइंदा हैं जिनके हाथ में कुशवाहा वोट है। अब अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने जिस तरह के दांव खेले हैं वो भी अनूठा है। काराकाट से इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में है मैदान में, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह जैसे स्टार को खड़ा कर दिया है। पवन सिंह काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पवन सिंह का बीजेपी से रिश्ता है, वो खुल के कहते भी हैं कि हम अगर जीत गए तो बीजेपी के ही साथ जाएंगे और उन्हीं की सरकार का हाथ मजबूत करेंगे। इनको आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टिकट दिया गया था लेकिन मैदान में नहीं उतरे। अब जब काराकाट में उतर गए और बीजेपी से उनका परोक्ष या प्रत्यक्ष रिश्ता है तो वाकई बीजेपी को दबाव डालकर उन्हें हटवा देना चाहिए था मैदान से, लेकिन अभी तक बीजेपी ने ना तो कोई कार्रवाई की है ना इशारा किया है कि आप मैदान से हट जाइए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पवन सिंह को इस तरह से मजबूत कर वहां उम्मीदवारी करा करके इस तरह से मजबूत करा देना चाहती है भाजपा कि वो स्टार के नाम पर बाजी झटक ले और उपेंद्र कुशवाहा मात खा जाए। उपेंद्र कुशवाहा मात अगर खा जाते हैं तो एनडीए के अंदर कुशवाहा समाज का एकमात्र छत्र जो बनेगा वो आप समझ सकते हैं, जिनके हाथ में बिहार बीजेपी की कमान है सम्राट चौधरी, वो ही बनेंगे। और निश्चित रूप से इसके पीछे जो राजनीति हो रही है, जो तिकड़म हो रहा है, जो भीतरघात की कोशिशें हो रही है, वो यही संकेत कराती है। अब झंझारपुर में भी आप देखिए वहां चुनाव हो चुके, लेकिन जहां संजय महासेठ बीजेपी के पूर्व एमएलसी थे, उनको जदयू के अधिकृत उम्मीदवार अशोक यादव के खिलाफ आरजेडी के टिकट पर खड़ा कर दिया गया या फिर वो आरजेडी के उम्मीदवार है तो आरजेडी में चले गए थे। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि उनको बीजेपी ने उनके खिलाफ आरजेडी से भेज करके चुनाव लड़वाया और बीजेपी ने इस तरह की व्यूह रचना की कि वो चुनाव मैदान में जदयू का कैंडिडेट परास्त हो जाए। तो ये सब जो आंकड़े बता रहा हूं मैं, जिस तरह के दस्तावेजों की गिनती मैं कर रहा हूं और जिस तरह की वानगी आपके सामने रख रहा हूं, ये बताता है कि कैसे एनडीए के भीतरघात के दांव चले जा रहे हैं। और उसके पहले जो बताया, इंडिया फ्रंट के अंदर किस तरह से दल तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं, सब किनारे किनारे चल रहे हैं। अब कैसी बाजी होगी, किसके हाथ में सत्ता आएगी और कौन कितना पारदर्शी तरीके से आपका अपना बन पाएगा और भारत की सेवा कर सकेगा, भारत की सरकार का संचालन करते हुए आप एक बेहतर राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा कर सकेगा, आपका विकास कर सकेगा, ये तो देखने वाली बात है। अब आप भी अंदाजा लगाइए, देख लीजिए, अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन आप जरा होशियारी से मतदान करिए, ये मेरा संदेश है। और हाँ, आपसे ये निवेदन भी है कि मेरे इस वीडियो को आप अगर बेहतर समझे तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपके साथ, मेरी बात में कल किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।